इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स का। पिछले वीडियो में हम लोग 68 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लास्ट क्वेश्चन में आंसर कट गया था आपका, लेकिन जहाँ तक भी आंसर हम लाए थे 68 का उसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा तो सही मान तक जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू तक आपको पहुँचा देगा और फिर वहाँ से थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 68 में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग 69 को। लिखा कि एक यूनिफॉर्म रड पिवोटेड एट इट्स अपर एंड हैंग्स वर्टिकली। एक यूनिफॉर्म रड है जो कि वर्टिकली लटका हुआ है और उसका ऊपर का जो एंड है पिवोटेड है, गड़ा हुआ है। मान लीजिए कि यूनिफॉर्म रड है और यहाँ पर ही गड़ा हुआ है, हिंज किया हुआ है, पिवोटेड और अभी वर्टिकली है। इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल 60 डिग्री। इसे 60 डिग्री डिस्प्लेस किया गया है। मान लिया जाए कि इसी रड को हम यहाँ से इस तरह से कर दिए 60 डिग्री। डिस्प्लेस किया गया एंड रिलीज्ड, और यहाँ से रिलीज्ड। कोई इसको यहाँ से इस पोजीशन पर ले गया और यहाँ से छोड़ दिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स acting on a particle of mass dm at the tip of the rod when the rod makes an angle of 37 degree with the vertical। अभी वर्टिकल से 60 डिग्री पर है जहां से इसको रिलीज किया गया है। कह रहा है इसके टिप पर, इसके किनारे पर एक छोटा सा पार्टिकल है डीएम मास का। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। तो उस डीएम मास के मैग्नीट्यूड पर कितना फोर्स लगेगा जो इसके किनारे में है, कब? तो लिखा हुआ कि व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल। जब ये रड यहाँ से जहाँ से रिलीज किया गया तो यहाँ से आगे बढ़ना शुरू होगा। तो अभी तो 60 डिग्री पर था ये, जब ये रड आ जाएगा 37 डिग्री पर, अभी रड जो है 37 डिग्री पर है। इस समय बताना है, इस समय जब भी 37 डिग्री पर है तब किसके टिप पर एक डीएम मास का पार्टिकल है। इसके टिप पर एक डीएम मास का एक पार्टिकल है, डीएम मास का पार्टिकल, छोटा सा मास डीएम। बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा है। यहाँ जब यहाँ से इसको छोड़ा गया और जब यहाँ पहुंचा तो बताना है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, डीएम मास के पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है डीएम पर। तो डीएम मास पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, ये रॉड कौन सा मोशन कर रहा है? रॉड कर रहा है रोटेशनल मोशन, रड कर रहा है रोटेशनल मोशन, लेकिन ये पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन। आप किसी रड को यहाँ से आप रड को यहाँ ले गए, फिर यहाँ से रड को रिलीज करेंगे तो ये जो रड इधर आएगा एक समान ओमेगा से तो नहीं आएगा, एक समान ओमेगा से आ रहा है, इसे स्पीड बढ़ाते हुए आएगा। जब किसी रड को यहाँ से इस तरह से ले जाएंगे और यहाँ से छोड़ेंगे तो स्पीड बढ़ते हुए आएगा। इसके मतलब जो पार्टिकल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड बढ़ते आ रहा है, ओमेगा का मान चेंज होते आ रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर करने का मतलब हुआ इसके पास इसका दो एक्सप्रेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक
रेडियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा, बोले अल्फा आर, अल्फा आर, अल्फा आर। मान लो कि रॉड का लंबाई एल है, तो यहाँ से घूम रहा है, सेंटर तो यहाँ है, तो पार्टिकल तो यहाँ है, तो त्रिज्या कितना होगा इसका, रेडियस एल, तो इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा, अल्फा एल। और रेडियल एक्सीलरेशन बोले ओमेगा स्क्वायर एल। यहाँ से जब छोड़ा गया होगा तो यहाँ तो ओमेगा का मान 0 होगा, यहाँ आते थे कुछ तो ओमेगा होगा, यहाँ पर जब रड होगा तो यहाँ कुछ तो ओमेगा होगा इसका, यहाँ ओमेगा का मान 0 होगा, यहाँ ओमेगा का मान कुछ और ज़्यादा, यहाँ ओमेगा का मान कुछ और ज़्यादा, यहाँ ओमेगा का मान कुछ और ज़्यादा, तो कुछ तो होगा ओमेगा का मान, जो भी होगा ओमेगा का मान अंदर की तरफ एक एक्सीलरेशन काम करेगा ओमेगा स्क्वायर एल। तो यहाँ पर लिखाएगा एयर का स्क्वायर जोड़ 80 के स्क्वायर का रूट ओवर, रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के स्क्वायर का रूट ओवर। हमारा मेन आंसर यही है कि डीएम मास के पार्टिकल पर यही फोर्स लगेगा, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, और इस इमेज पार्टिकल पर दो एक्सीलरेशन होंगे, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक रेडियल एक्सीलरेशन, क्योंकि रड जब वहाँ से रिलीज किया जाएगा तो ओमेगा का मान बढ़ते आएगा। कहने का मतलब इस पर जो पार्टिकल है वो नन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, और नन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल के पास दो एक्सीलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। तो यहाँ पर तो मेरा मकसद क्या है, अल्फा एल निकालना और ओमेगा स्क्वायर एल। तो अल्फा एल के अल्फा निकालना मेन मकसद है, और फिर ओमेगा निकालना मेन मकसद है, एल तो मान लिया हुआ है। तो चलो फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लें कि रॉड का मास m है, रॉड का मास m है, तो रॉड का मास उसके सेंटर पर होगा और काम करेगा mg, और mg का दो कंपोनेंट होगा, इधर mg sin 37, आई एंगल होगा 37, तो भी 37, तो इधर एगो होगा mg cos 37, mg का दो कंपोनेंट mg cos 37, mg sin 37। तो mg sin 37 क्या देगा इसको, टॉर्क, यही mg sin 37 डिग्री इसको नीचे ला रहा है, यही। तो mg sin 37 डिग्री हो गया फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना हुआ, l/2, l/2। तो टॉर्क कितना लगा, तो टॉर्क लगा mg sin 37 डिग्री l/2, mg sin 37 डिग्री l/2, टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, mg sin 37 l/2। और टॉर्क बराबर क्या होता है, बोले आई अल्फा। तो रड चूंकि किनारे से घूम रहा है इसीलिए ml²/3, ये हो गया आई, और अल्फा इज इक्वल टू mg sin 37 l/2, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, और यहाँ से अगर हम निकाल लें अल्फा एल डायरेक्ट, अल्फा एल तो आ जाएगा 3 9g/10, मतलब 0.9g, अल्फा एल का मान आ गया 0.9g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बचा हमारा ओमेगा स्क्वायर एल, ये तो लगा दिया टोटल बराबर आई अल्फा। अब ओमेगा स्क्वायर एल कैसे निकलेगा, तो ओमेगा स्क्वायर एल मेन नहीं निकालना, मेन हमको ओमेगा से मतलब है, ओमेगा निकालने का तो फिर ओमेगा स्क्वायर एल निकाल ही लेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। अभी पूरा मास यहाँ होगा, कहीं यहाँ से आ गया, यहाँ देखते हैं यहाँ से यहाँ आने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है। यहाँ से ऐसे आया होगा, घूमते घूमते फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ये सेंटर है, इसका सेंटर है, तभी सेंटर यहाँ था, सेंटर यहाँ आ गया, कितना नीचे आया सेंटर, और इतना नीचे है, देखो mgh, सेंटर यहाँ था, सेंटर यहाँ आ गया, कितना ही मास नीचे आया, बोले mgh। तो h निकालना पड़ेगा, h कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ l/2, यहाँ से यहाँ l/2, तो l/2 आई कौन 60, तो l/2 cos 60, यहाँ से यहाँ l/2,
आई एंगल 60, तो यहाँ से यहाँ L/2 cos 60, L/2 cos 60। अब यहाँ से आएगी L/2 आई 37, तो इस सामने अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक L/2 cos 37, यहाँ से यहाँ तक L/2 cos 60, और यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक का बात करें तो L/2 cos 37, तो H कितना बचा? H बचा L/2 cos 37 माइनस L/2 cos 60, तो लिखेंगे m g h की जगह L/2 h की जगह लिख रहे हैं m g h, h कितना नीचे आया? h आया L/2 cos 37 में घटेगा L/2 cos 60, तो L/2 cos 37 नीचे लिखते हैं mg L/2 cos 37 माइनस L/2 cos 60, ये हो गया mgh, नीचे mgh, या तो समझो बर्गन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर तो ओमेगा का मान 0, यहाँ तो छोड़ा जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। यहाँ पर हम मान लें ओमेगा कितना धर लिया, ओमेगा, तो यहाँ इसके पास एनर्जी होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस रॉड के पास एनर्जी कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इससे काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई का मान ml/3, क्योंकि रॉड किनारे से रोटेट कर रहा है, हाफ आई और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये 2 कैंसिल, L कैंसिल, और यहाँ से m से m कैंसिल, तो g इंटू cos 37 4/5 और cos 60 1/2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L, ओमेगा स्क्वायर L डायरेक्ट मान आ गया। कितना के सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा नीचे में 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, एलसीएम ले लेते हैं, 4/5 कितना हो गया 0.8 हो गया ये। mg L/2 cos 37 माइनस L/2 cos 60, यहाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ बच गया ओमेगा स्क्वायर L/3, तो 0.8 0.5, 0.8 में 0.5 जाएगा 0.3, और 0.3 में 3 मल्टीप्लाई होगा 0.9, मतलब 0.9 इंटू जी। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा स्क्वायर एल का भी मान आया 0.9 जी, इसका भी मान आया 0.9 जी, इसका भी मान आया 0.9 जी, मतलब इसका भी 0.9 जी का स्क्वायर, इसका भी 0.9 जी का स्क्वायर, और जोड़ के उसका रूट, तो आंसर आ जाएगा 2√0.9 जी, 0.9 जी का स्क्वायर, 0.9 जी का स्क्वायर, 2 इंटू 0.9 जी का स्क्वायर, तो √2 और 0.9 जी, तो इनसे कुछ ऐसा आना चाहिए 69 का। √2, अच्छा यहाँ ये जगह √2 बाहर और 0.9 जी अच्छी चला जाएगा, क्योंकि 0.9 जी का स्क्वायर 0.9 जी का स्क्वायर 2 0.9 जी का स्क्वायर, तो 2 का रूट रह जाएगा, और 0.9 जी के स्क्वायर का रूट 0.9 जी, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से टॉर्क बराबर आई अल्फा से, अल्फा निकालते निकालते अल्फा एल डायरेक्ट निकल गया, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ओमेगा स्क्वायर एल निकल गया, और इसके पास 2 एक्सप्रेशन था, तो दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन दोनों का मान है 0.9 जी, तो यहाँ भी 0.9 जी का स्क्वायर, यहाँ भी 0.9 जी का स्क्वायर, √2 इंटू 0.9 जी। ये था क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70।
करे सिलेंडर रॉल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। एक सिलेंडर है जो रोल कर रहा है, रोल कर रहा मतलब चल भी रहा घूम भी रहा है। रोल कर रहा है इस तरह से, सिलेंडर रोल कर रहा है, सिलेंडर है यही रोल कर रहा है, सिलेंडर रोल कर रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द सेंटर इज 25 मीटर पर सेकेंड, जब कोई बॉडी रोल करता है ना तो उसका जो सेंटर आप देखिएगा तो सेंटर तो रोल करता हुआ नजर नहीं आएगा। सेंटर से जो पार्टिकल दूर होंगे, इस सेंटर से जो पार्टिकल दूर होंगे वो आपको लगेंगे कि कुछ अलग ढंग से चल रहे हैं, लेकिन सेंटर पर वाला पार्टिकल आपको लगे सिर्फ चल रहा है, तो चल रहा है 25 के स्पीड से। रोल मतलब क्या होता है? रोल मतलब ट्रांसलेट प्लस रोटेट, ट्रांसलेट प्लस रोटेट। ये चल भी रहे हैं ओमेगा से, ये ओमेगा से घूम भी रहे हैं और चल भी रहे हैं। अगर ये ट्रांसलेट करता सिर्फ, समझिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड क्या है, वो जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका स्पीड क्या है, समझिए। अगर कोई बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करे, ट्रांसलेट कर रहा है, इसका मतलब इसका हर एक पार्टिकल चल रहा है 25 से। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, तो ट्रांसलेट कर रहा है बॉडी, इसका मतलब उसका हर एक पार्टिकल चल रहा है सेम स्पीड से, तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी चलेगा 25 की स्पीड से। और समझ लो कि अगर कोई बॉडी सिर्फ रोटेट कर रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, तब क्या होगा, तो इसका स्पीड इधर, इसका स्पीड इधर, इसका स्पीड इधर, इसका स्पीड इधर, v बराबर ओमेगा, v बराबर ओमेगा, v बराबर ओमेगा। ये हुआ रोटेट, ये हुआ ट्रांसलेट। अगर क्वेश्चन एक पूछता तो क्वेश्चन क्या पूछा, टिप वाला, ऊपर वाला बॉडी का, ऊपर वाला पॉइंट का स्पीड बताओ, तो एक 25 और एक 25 50, पूरा नीचे वाला का बताओ तो बोलते 0 25 25, इसका बताओ 25 25 25 रूट 2, हर सवाल बन जाता। अभी इस सवाल में सिर्फ क्या है कि यहाँ वाला का बताओ कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड बताओ, तो ट्रांसलेट के चलते 25 और रोटेट के चलते 25 25 25 50। यहाँ पर सोचना थोड़ा सा ही गड़बड़ हो जाता है, लोग सोचता क्या है कि इस वाले पॉइंट के बारे में बता रहा है कि इधर स्पीड है, कुछ देरी के बाद तो ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो स्पीड तो इधर चला जाएगा, तो इस पॉइंट का स्पीड नहीं पूछ रहा है। अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल है तो जहाँ पर चिन्ह मत मार दो कि उसका स्पीड क्या है, अभी पार्टिकल से रोटेट कर रहा है तो ये अभी हाईएस्ट पॉइंट पर है, कुछ समय के बाद ये आगे बढ़ जाएगा, कोई दूसरा हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, तो वो जो हाईएस्ट पॉइंट ये जो तैयार होगा फिर उसका तो स्पीड फिर धीरे रहेगा। अगर कोई पार्टिकल ले लीजिए कि यहाँ पर डॉट मार दी, उस पार्टिकल का बताओ तो वो पार्टिकल कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ आएगा, ऐसे नहीं, हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड बताना है। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड बताना तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब उगला पॉइंट जो सबसे ऊपर है, तो जो भी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, या कोई ज़रूरी नहीं कि वो पॉइंट हमेशा हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, कुछ समय के बाद एक पॉइंट आगे बढ़ेगा, कोई दूसरा हाईएस्ट पॉइंट होगा, लेकिन बताना स्पीड हमको हाईएस्ट पॉइंट का, तो जो सबसे ऊपर रहेगा पॉइंट का तो हमेशा रहेगा इधर 25 रोटेट के चलते, और ट्रांसलेट के चलते 25। समझो कि ये हम बताना चाह रहे हैं कि घसीटते हुए जा रहे हैं, और ये जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं और दोनों मिलके वहाँ जो रोल कर रहा है, तो आंसर कितना है 50 हाईएस्ट पॉइंट का। अगर पूछता लोएस्ट पॉइंट का तो आंसर 0 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
70 ने लिखा कि स्फीयर ऑफ मास m रोल्स ऑन ए प्लेन सरफेस। एक स्फीयर है जो रोल कर रहा है, एक स्फीयर है जो रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट एन इंस्टेंट व्हेन इट्स सेंटर मूव्स विद स्पीड v। जब इसका सेंटर v से चल रहा था उस समय इसका काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो चलने के चलते और एक घूमने के चलते, चलने के चलते घूमने के चलते, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 हमारा स्क्वायर। स्फीयर लिखा हो तो हम लोग सॉलिड मान के बनाएंगे, जब तक कि हॉलो लिखा हुआ नहीं रहे हॉलो मानना नहीं। 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर 7/10 एम वी स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 71। 72 में आएंगे। करें स्ट्रिंग इज wrapped over the edge of a uniform disc and the free end is fixed with the ceiling। एक स्ट्रिंग है जो लपेटा हुआ है किसी डिस्क में। मान लीजिए कि डिस्क है, इसमें बहुत सारा स्ट्रिंग लपेटा हुआ है, ऐसे लपेटा हुआ है, समझ ऐसे लपेटा हुआ है, और ये ऐसे जाकर के सेलिंग में लगा हुआ है, किनारा ऐसे रस्सी ढेर सारा लपेटा हुआ है और सेलिंग में ऐसे जाकर के लगा दिया एक किनारा, एंड। द डिस्क मूव्स डाउन, डिस्क मूव्स डाउन, अनवाइंडिंग द स्ट्रिंग, फाइंड द डाउनवार्ड एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क। कर इसका एक्सीलरेशन बताइए, डाउनवार्ड कितना एक्सीलरेशन से खुलते हुए नीचे गिरेगा। तो खुलते हुए नीचे गिरेगा, ये तो ऐसे नचते हुए नीचे गिरेगा, ऐसे बताना कितना एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा। मान लीजिए इसका मास m है, तो एक mg, रस्सी में टेंशन T, इसका रेडियस r। ये जो कि घूमते हुए नीचे गिरेगा, चलेगा भी और घूमेगा भी। चलने के लिए कौन जिम्मेवार है? mg माइनस टी बराबर ma। चलाने वाला नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स बराबर मास इंटू एसी डायरेक्शन। चलने के लिए लिखे, घुमाने के लिए यहाँ से घूमेगा, जब यहाँ से घूम रहा है, ये तो सेंटर से ही जा रहा है, तो ये तो घुमाने में काम करेगा नहीं, घुमाने में ही काम कर रहा है। देखिए ऐसे लग रहा है टॉप, तो T इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बराबर आई अल्फा। चूंकि कहानी में डिस्क लिखा हुआ तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर के अबाउट mr²/2 होता है। तो r से r कैंसिल, तो T इज इक्वल टू mr/2 अल्फा, अल्फा बराबर a/r, तो T इज इक्वल्स टू ma/2। अब T का मान यहाँ पुट कर देते हैं, mg माइनस ma/2 इज इक्वल टू ma, तो g इज इक्वल टू 3a/2, तो a इज इक्वल टू 2g/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर 2g/3। When a small spherical ball is released from a point at a height h, एक फिगर है इसे,
स्मॉल स्फेरिकल बॉल है, is released from a point at a height h on a rough track shown in figure। एक रफ ट्रैक है, रफ ट्रैक कहने का मतलब ये बताया गया है कि घूमते हुए नीचे आएगा, रोल करते हुए नीचे आएगा। Assuming that it does not slip anywhere, कहीं पर स्लिप नहीं करेगा तो ये रोल करते हुए नीचे आएगा। Find its linear speed when it rolls on the horizontal part। बताइए इसका linear speed क्या होगा जब इस पार्ट पर रोल करते हुए जा रहा होगा। यहाँ linear speed क्या होगा देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके कितना नीचे आया, mgh बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर ये वस्तु रोल करने वाला नहीं होता और रोल करने के बजाय कोई स्लाइड करने वाला बॉडी होता, स्लाइड करने वाला, तब लिखते हैं एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर सिर्फ, और उसमें फ्रिक्शन का मान 0 होता है। फ्रिक्शन का मान उस समय 0 होता तब ऐसा सवाल हम लोग बनाए। कि बताओ यहाँ वेलोसिटी का मान क्या होगा, तो नीचे आने का लिखते थे एम जी एच प्लस में घर्षण के चलते माइनस म्यू एम जी एल बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर घर्षण नहीं रहे तो सिर्फ एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो घर्षण इसलिए होना जरूरी होता है क्योंकि रोल कर सके, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर रोल वाला बात होता ही नहीं, तो फिर नहीं ना लिखा था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फ्रिक्शन है इसलिए तो रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एम जी एच बराबर, इसका कोई सवाल तो है नहीं अभी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, चूँकि एक स्फेरिकल बॉल है तो 2/5 एम आर स्क्वायर और वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। 2gh is equal to v square plus 2v square by 5। तो 5 और 2 7 वी स्क्वायर बटे 5, 5 दूनी 10, 10gh बड़ी 7 का रूट, तो आ जाएगा 10gh बाई 7 का रूट होगा, ये हो गया 73। A small disc is set rolling with a speed v on the horizontal part of the track of the previous problem। A small disc is set rolling with a speed v on the horizontal part of the track of the previous problem from right to left। To what height will it climb up the curved part। यही सवाल रिपीट है पूरा, 73 नंबर है। लेकिन इस बार क्या कहा गया कि इधर से डिस्क रोल कराकर फेंक दिया गया, नीचे से एक डिस्क को रोल कराकर फेंक दिया गया भी स्पीड से। बताओ कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा। सवाल वही है, इधर से था कि छोड़ दिया गया कितना स्पीड पकड़ लेगा, अब कितना स्पीड यहाँ भी स्पीड दिया गया, बताओ कितना ऊपर चढ़ेगा। A small disc is set rolling with a speed v on the horizontal part of the track of the previous problem from right to left। राइट से लेफ्ट की तरफ रोल करा दिया गया। To what height will it climb up the curved part। कितना ऊपर तक ही चढ़ पाएगा। वहाँ से आपने कितना एनर्जी दिया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई एनर्जी से क्या होगा, ये चढ़ेगा एम जी एच, या तो वर्क ऑफ एनर्जी के हिसाब से लिखता है कि ऊपर चढ़ने का माइनस एम जी एच बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 माइनस इनिशियल
इनिशियल हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस कैंसिल, यही आता। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम जी एच, आर स्क्वायर कैंसिल, एम 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 कैंसिल, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 जी एच, यहाँ से 2 और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो एच का मान आ जाएगा 3 वी स्क्वायर बाई 4 जी, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2, 3 वी स्क्वायर बाई 2, यहाँ से आएगा 2 जी, तो 4 जी बराबर एच, एच का मान ही तो पूछ रहा है। 74 कैंसर, 75 में आएगी। A sphere starts rolling down an incline of inclination theta. एक स्फीयर किसी इंक्लाइन प्लेन पर रोल करना स्टार्ट किया। फाइंड द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर व्हेन इट हैज कवर्ड a distance l. जब ये l डिस्टेंस कवर कर लेगा, मानो कि डिस्टेंस ही l है, तो फाइंड द स्पीड, यहाँ पर स्पीड क्या होगा? फॉर्मूला होता था वेलोसिटी बराबर अंडर रूट 2gh बटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ h का मान होगा l साइन थीटा, यहाँ h का मान होगा l साइन थीटा, तो 2gl साइन थीटा बटा 1 प्लस स्क्वायर का 2/5, तो हो गया ये 2gl साइन थीटा का रूट बटा ये जगह 5 पाँच 2 7 7/5, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh बटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हम लोग लिखते थे कि mgh मतलब पूरा का होता है, चेक कर लेते हैं। mgh बराबर हाफ एम वी स्क्वायर और इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो m से m कैंसिल, अच्छा पूरा का रूट होगा ये, देखिए वी स्क्वायर बराबर 2gh बटा ये नीचे आएगा और रूट ओवर, पूरा का रूट होगा, तो पूरा का रूट हो गई, तो 5 दूनी 10 gl साइन थीटा बाई 7 का रूट होगा, 10 gl साइन थीटा बाई 7। ये क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 तक रख देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 76 से देखेंगे।